नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी एक बार फिर से डिकोडिंग 24/7 और चैक सिंप्लीफाइज की तरफ से वर्ल्ड दिस वीक लेके आ गया हूं। मेरे साथ हमेशा की तरह हैं मेजर जनरल कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जैक्स, लुकिंग फॉरवर्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभय, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स चल रहे हैं। और इस हफ्ते हालांकि बहुत सी खबरें हैं, लेकिन हम 3 के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। एक तो हमारे बगल में कंगाल देश बांग्लादेश, वहां पे ऐसा लगता है कि फिर से अराजकता अराजकता बढ़ती जा रही है, पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। इसके ऊपर जरा स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण रखते हुए बात करेंगे। और फिर हम आगे बात करेंगे मोदी जी का जो 3 देशों का दौरा हुआ था, इससे स्ट्रेटेजिकली हमें क्या मिला। क्योंकि जो जो चीजें हमने डील साइन की है, ये किया है, वो किया है, ये तो सबको पता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हमें क्या यहां से प्राप्त होता है। और फिर हम बात करेंगे एक ऐसा त्रिकोण, एक ट्रायंगल। एक तरफ है रशिया, एक तरफ है यूरोप और नेटो, एक तरफ है अमेरिका, और इन तीनों के बीचों बीच है यूक्रेन। यहां क्या हो रहा है, क्या आगे हो सकता है, इसके ऊपर विचार करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे के सीधे जंप करते हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश की सिचुएशन ऐसी खराब हो रखी है जिसका, है ना, पहले हमें लगता था कि पहले ही खराब थी, अब तो और भी खराब हो गई है। बहुत सारा समय ना लेते हुए एक संक्षिप्त में बताता हूं कि अटैक्स बहुत हो रहे हैं हमारे एम्बेसीज के, हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर हुए हैं। खुलना, राजशाही, ढाका में तो हुआ ही है। उसके बाद वो जो श्रीमान हड्डी थे, उनकी मौत के बाद ये बहुत ही ज्यादा जो भीड़ थी, जो मॉब था, ये मोबोक्रेसी में आ गया है। यहां तक कि बंगाली कल्चर के खिलाफ जा चुके हैं। उन्होंने अपने ही राजस्थान जो शेख मुजीब थे, उनका घर पूरी के पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। एक हिंदू को मार के पेड़ के ऊपर टांग के उसको जला दिया गया। क्या ये सारी की सारी चीजें दिखा रही हैं किस तरफ ये ले जा रही हैं? जनरल कार्की, कुछ दृष्टि डालें इसके ऊपर। जी, अगर हम देखें बांग्लादेश को, कुछ सालों से हमें पहले लगता था कि 71 की लड़ाई में हमने उनको आजाद किया है तो वो हमारा दोस्त है और हमारी जो कंट्रीब्यूशन या हमारी जो हमने शहीदी दी है उसका वो कृतज्ञ है। लेकिन ऐसा नहीं था, उनमें हमेशा ही उनकी सोसाइटी डिवाइडेड थी। इस्लामिस्ट, प्रो वेस्ट पाकिस्तान रजाकार जो उस समय थे, जिन्होंने जब बुद्धिजीवियों का कत्लेआम भी हुआ था, रेप हुए थे बांग्लादेश में 71 में, उस समय भी वो पाकिस्तानी फौज के साथ थे। और उनके वंशज बोलो या उनकी अभी आने वाली पीढ़ी, वो भी उसी मानसिकता की रखती है। दूसरी तरफ है नॉर्मल सोसाइटी बांग्लादेश की, और वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं जो कि अवामी लीग के साथ थे, वो मॉडरेट थे। जो एक्स मुक्ति योद्धा उनको बोलते हैं, मुक्ति वाहिनी वाले, वो प्रो इंडिया थे। और इनकी फौज तक में, इनके बीच में आपस में टसल चलती थी। जब जिया पावर में आया तो उसने मुक्ति वाहिनी वाले सबको फौज से निकाल दिया, फिर वो रीइंस्टेट हुए हसीना के टाइम पे। तो ये और एक वायलेंट सोसाइटी है वहां पे। मुजीबुर रहमान की डेथ हुई है, हर जगह खू हुए हैं। ये ऐसा नहीं है। हम अपने लेंस से अगर इंडिया के डेमोक्रेटिक और टॉलरेंट लेंस से देखें तो हम बांग्लादेश को शायद नहीं समझ पाएंगे। वो एक वायलेंट सोसाइटी रही है, एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। हाँ, उन्होंने ये जो भी रेडिकलाइजेशन इतने सालों से हुआ है, जैसे आपने सही बताया, एक सोसाइटी का हिस्सा है जो कि अपने को बंगाली पहले मानता है, अपना कल्चर को फॉलो करना चाहता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह जो आते थे उनको मानता है। और दूसरा इतना रेडिकलाइज्ड और इस्लामाइज्ड हो गया है कि वो पहले इस्लाम को मानता है, और इस्लाम के लिए जो दारुल इस्लाम है उसमें पाकिस्तान वगैरह को अपना भाई मानते हुए अपने देश और अपने कल्चर को उसने पीछे छोड़ दिया है। और ये ट्रांजिशन आपको ग्राउंड में दिख रहा है। जो रेडिकल फ्रिंज एलिमेंट्स बोलूंगा, या फिर सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा जो है, जो रेडिकलाइज हो गया है, वो वायलेंस की तरफ आ रहा है। उसने अपना कल्चर छोड़ दिया है। और शेख हसीना की अवामी लीग से जो उनकी नफरत थी, उस नफरत को उन्होंने एंटी इंडिया नफरत को एक चैनलाइज कर दिया। तो वहां पे
जो लोग हैं पॉलिटिकली देखें तो एंटी इंडिया उनकी फीलिंग आती है एंटी हसीना से। जैसे हिंदुस्तान में भी आप देखिए मोदी जी को क्रिटिसाइज करते करते अब कुछ नहीं होता, तो कई बार इंडिया की हमारी प्रोग्रेस को भी लोग जो है वो दरकरार करने लगते हैं। तो यही सिचुएशन है। और अभी जो इसकी हड्डी की जो डेथ भी है, इसमें किसका हाथ है कुछ पता नहीं लगता, लेकिन यूनिस गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी हिंदुस्तान पे उंगली उठाई है, बोला कि वो भाग गया है और इंडिया की तरफ को चला गया है। लेकिन किसने कराया? जमात ने कराया, चुटी ने कराया है, या यूनिस ने खुद कराया है? क्योंकि यूनिस तो अमेरिका का इंस्टॉल किया हुआ बंदा है, सीआईए का भी उसमें हाथ हो सकता है। ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक चैलेंजिंग टाइम आ गया है। इसमें कई लोग बोलते हैं क्या हमको मिलिट्री ऑपरेशंस करने चाहिए? कतई नहीं। यही तो लोग चाहते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन के दलदल में फंस गया है, उन्होंने पहले चाहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ पहलगाम के बाद फंस जाए और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी बढ़ोतरी हो रही है, वो रुक जाए, इंडिया को कंटेन करना। अगर हम बांग्लादेश में घुस जाते हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर में लग जाते हैं उनकी टेरिटरी में, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन एक कन्वेंशनल फुट ऑपरेशंस के अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स हैं लैडर में, जिससे कि हम एक होस्टाइल कंट्री की होस्टाइल गवर्नमेंट और सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की तारीख में आप बोल रहे हैं कि क्या हमको उस पर हमला करना चाहिए, हमारी लैंड फोर्सेस अंदर घुसनी चाहिए? कतई नहीं। क्या हमने बिल्कुल सही। सिचुएशन को अपने फेवर में और जो अपोजिंग फोर्सेस है उनको डाउन रखने के लिए एक डेटरेंस के तौर पे थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए नॉन काइनेटिक स्फीयर में? बेशक करना चाहिए। और कैसे हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सेवन सिस्टर्स के बारे में वो बात करते हैं कि हम वो कर देंगे, तो हमें वहां की तरफ इंसर्जेंसी का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा, बॉर्डर अगर पोरस है तो उसको सील करना चाहिए। जो अभी रिसेंटली आपने देखा सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नीचे की तरफ को अपने त्रिपुरा मणिपुर की तरफ भी हमारा जो आर्मी का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, 17 कोर की कुछ वहां पे एस्टेब्लिशमेंट्स आ रही है। ये बिल्कुल सही कदम है। अपने को स्ट्रॉन्ग करो, सिक्योर करो और इस तूफान को देखते रहो। जो हमारी पावर है उसको पलटने की, वो होने दो। अगर वो सिविल वॉर के अंदर जा रहा है तो उसको जाने दो, वो अपने को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि ये जो आज की पावर वहां पे जिन्होंने ले रखी है, उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। और ये जैसे बाकी जगह हुआ है, इस्लाम के नाम पे लड़ाई करके वो देश को बर्बाद कर देते हैं। शायद वही सिविल वॉर की तरफ बांग्लादेश अभी जा रहा है। हमें इस समय रुक के देखना है। जो भी हम थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ठीक है, लेकिन हमें अंदर अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय आप। मैं तो 100% आपसे सहमत हूं कि हमें अपने बूट्स वहां पे नहीं डालने चाहिए, हमको इस दलदल में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा सा बहुत यूनिक इशारा किया, चोर की दाढ़ी में तिनका। यूनुस ने देखी कितनी जल्दी से हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठा दी। लेकिन एक चाइनीज वेबसाइट है जिसने कहा है कि यूनुस ने खुद 40 लाख टका देके हड्डी को के ऊपर हमला करवाया था। चाहे उसने कराया हो ना कराया हो, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और जमायत इस्लामी, ये चौकड़ी जो है, जो लेट 60s अर्ली 70s में थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश का गठन ही हुआ, वो चौकड़ी जो है अब फिर से बिल्कुल सक्रिय हो गई है, बहुत सी चीजें कर रही है। आपने बिल्कुल सही चीजें बताई हैं, जहां तक कि हमारे पास लीवर्स क्या है, हमारे पास हथियार क्या हैं। और मैं आपसे सहमत हूं, नॉन काइनेटिक ही रहना चाहिए। सबसे बड़ा लीवर हमारे पास है पानी का। देखिए, जो जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया, हमने इसी तरह से गंगा वाटर्स और तीस्ता वाटर्स के ऊपर भी ट्रीटी साइन की हुई है बांग्लादेश के साथ। इस ट्रीटी का रीनेगोशिएशन होना है अगले साल 2026 में। अगर ये ट्रीटी पे भी हमारा वही हाथ होता है, तो बांग्लादेश के लिए पानी की किल्लत आनी शुरू हो जाएगी, खास करके सोइंग सीजन और लीन सीजन में। दूसरा हमारे पास हथियार है बिजली का। आज की तारीख में तकरीबन तकरीबन $1 बिलियन तक का कर्ज है बांग्लादेश के अडानी के ऊपर, कि उन्होंने अभी तक बिजली के पैसे नहीं दिए हैं। अडानी एक प्राइवेट कंपनी है। अगर अडानी को भारतीय सरकार ये आश्वासन नहीं देती कि आपको पैसे मिल जाएंगे, तो अडानी कभी भी उनको पावर नहीं देता।
बिजली नहीं देता। अब समय है कि हम भी कहे कि अगर आप एंटी इंडिया हैं तो श्रीमान जी आप एंटी इंडिया रह लीजिए, हमें क्या समस्या है। एक और है हमारे पास कपास। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है गारमेंट्स, कॉटन गारमेंट्स। कपास कहाँ है उनके पास, वो तो लेते हैं हमसे। अगर आपने यही कपास रोक दिया तो उनका वैसे ही जो भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो सकता है वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर ऑफकोर्स चावल, बिना वहां पे तो चावल उतना उगता नहीं है जितना उनको जरूरत है, तो उनको तो चावल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये सारी चीजें तो हैं ही। मुझे लगता है कि क्या ये समय नहीं बनता, क्योंकि देखिए हिस्टोरिकली बांग्लादेश हमेशा, या बंगाल का ये हिस्सा हमेशा इस्लामिक रिविजनिस्ट फंडामेंटल रहा है। अवाम जो, अगर आप देखें कि सबसे पहले अगर जो पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों की बनी थी वो कहां बनी थी, बांग्लादेश में, ढाका के अंदर। बंगाल में राइट्स हुए थे, इसमें जितने बहुत लाखों की तादाद में लोग मारे गए, ये भी यहीं पे हुए थे। आपने सही कहा है, शेख मुजीब को मार दिया गया, उसके बाद जियाउर रहमान मारा, इरशाद गया, इनके बीच में कई लोग गए। हर 5-6 साल 10 साल में कुछ ना कुछ यहाँ पे बवाल होता ही है। ये सोसाइटी का डीएनए है कि ये स्थिर नहीं रह सकती। अवामी लीग के अंडर शेख हसीना के अंदर 15 साल वॉज एबरेशन। तो क्या ये समय नहीं बनता कि एक जैसे अमेरिका की मनरो डॉक्ट्रिन है कि ये हमारा एरिया है, इस एरिया में आप दखल ना दें, क्या हमें ये समय नहीं बनता कि हम भी एक तरह से मनरो डॉक्ट्रिन बनाए और बोले ये हमारा नेबरहुड है, यहाँ पे आप दखल ना दें, आपने जो भी बात करनी है हमारे थ्रू करें, क्योंकि हम यहाँ पे प्री एमिनेंट पावर हैं। हम आज की तारीख में C5 में हमारा हिस्सा माना जाता है, एशिया पावर इंडेक्स में हमें इंक्लूड किया गया है एज ए नॉट एज ए फुल फ्लेज जियोपॉलिटिकल मेजर पावर, बट लेकिन मेजर पावर तो हमें दिया गया है। तो क्या ये समय नहीं बनता कि हम ये सब चीजें करें? क्या आपका विचार है? जी, मैं संक्षेप में यही बोलूंगा कि मनरो डॉक्ट्रिन अमेरिका को इसलिए सूट करती है कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों के बीच में अगर एक लैंड मास है तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका का है, तो वो आइसोलेट होने की उसके पास ज्योग्राफिकली, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा हाथ है, वो कह सकता है। और जिसको भी इन्फ्लुएंस करना है उसको पूरे शिप्स वहां पे अटलांटिक या फिर पैसिफिक के थ्रू लाने पड़ते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा टाइम है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप देखें, जब हसीना की गवर्नमेंट थी तो वो फाइन बैलेंस कर रही थी यूएसए और चाइना के बीच में, जिसमें कि यूएसए बाजी मार गया और यूनेस्को वहां पे बैठा के सीआईए ने ऑपरेशन कर दिया उसका रिजीम चेंज का। तो इसमें बौखलाया हुआ कौन है? चाइना बौखलाया हुआ है, और वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस यानी यूनेस्को किसी भी हालत में डिस्टेबलाइज करके अपने जो प्रो उनके लोग हैं उनको लाना चाहेगा, क्योंकि उसको, चाहे यूनेस ने बोला है कि आप आ जाओ सेवन सिस्टर्स के थ्रू, बे ऑफ बंगाल तो हमारा है, वी कंट्रोल इट, वो कहने की बात है, लेकिन वो आदमी किसका है और किसकी सुनता है वो पता है चाइना को। और जहां तक असीम मुनीर ने जो रवैये दिखाए हैं एज एन अमेरिकन स्टूज, वही यहाँ बांग्लादेश में भी वो सोचते हैं। तो अमेरिका चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी होगा, और इसको हमें नकारना तो चाहिए, लेकिन क्या हम मनरो डॉक्ट्रिन जो लोग कह रहे हैं कि हम बोले कि सब ले ऑफ, वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंड रूट्स हैं, बर्मा के थ्रू लोग आ सकते हैं, चाइना के लोग आ सकते हैं, अमेरिका के लोग आ रहे हैं। तो हमें पहली बार अगर आप देखें तो ट्रंप ने भी जब आया था पावर में, उन्होंने बोला था आई लीव बांग्लादेश टू इंडिया, उन्होंने ऐसा ही कुछ संकेत दिया था। लेकिन उसके बाद वही लोग जो है वो बाइडेन और डेमोक्रेट्स ने जो शुरू किया था रिजीम चेंज ऑपरेशन, वो उन्होंने फॉलो थ्रू किया हुआ है। तो वही हमारे को कहना चाहिए कि हमारा इलाका है, हम सॉर्ट आउट करेंगे, और हम कर भी रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी को कोई नहीं काट सकता। तीनों तरफ से हिंदुस्तान ने उसको घेर रखा है, और चौथी तरफ अगर समुद्र है तो हमारी नेवी के सामने उसकी 2-4 बोटें कुछ नहीं कर सकती है। तो ये तो उसको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान से बैर लेके वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी का जो हाल है, तो हम अपनी इन्फ्लुएंस वहां पे दिखाएंगे, और हमारे बिना उनका दाना पानी, जैसे आपने बता रखा है, कॉटन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब कुछ बंद हो सकता है। क्या वो देश के हित में है? क्या ईगो और एक आइडियोलॉजी, इसके बल पे क्या जनता पल सकती है? वो आप देख लीजिए, पाकिस्तान में नहीं हो सकता।
अल्लाह का नाम पे तभी कुछ हो पाएगा जब सरकार भी कुछ अपनी जनता के लिए सोचेगी। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का चूरन जो खिला खिला के बांग्लादेशी अवाम को उन्होंने बेवकूफ बनाया है, ये कब तक चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक जरा पॉजिटिव न्यूज की तरफ, नेगेटिव से। वो है मोदी जी का ट्रिप जो 3 देशों का हुआ, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। जियोपॉलिटिकली वेरी सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहा है। चाहे वो आईमेक, बिना आईमेक में, आईमेक के बिना जॉर्डन और बिना ओमान के हो नहीं सकता, खास करके जॉर्डन। आपका अगर G20 और ब्रिक्स में अगर आपने अपना दबदबा बढ़ाना है तो इथियोपिया खास करके अफ्रीका के लिए एक मेजर गेटवे बनता ही है। ओमान के साथ आपने अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है सेपा के नाम पे। इन सब से देखते हुए लगता नहीं है कि भारत के ऊपर ट्रंप के टैरिफ या ट्रंप के दबाव का कोई खास असर पड़ा है, बल्कि सकारात्मक असर पड़ा है। क्योंकि जो भारत पहले इतनी कोशिश नहीं कर रहा था अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने लिए मार्केट्स नए ढूंढने के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है ना आराम से काम चल रहा था, कोई ज्यादा स्फूर्ति नहीं दिखाई दे रही थी, वो अब चीजें दिखने लगी है। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील होने वाला है। खबरें तो यही आ रही हैं कि अगले महीने जनवरी में वो यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स इधर आएंगे, 26 जनवरी की परेड भी अटेंड करेंगे और ट्रेड डील भी साइन करेंगे। वहां पे ट्रंप उत्सुक है ट्रेड डील साइन करने के, लेकिन हम जरा पीछे हटे हुए हैं। क्या देखते हैं ये पूरा समीकरण, आप अपनी तरफ से बताइए। देखिए, मैं मेरे दिमाग में यही आता है जो एक हाथी के लिए कहावत है, जब वो गाँव से निकलता है कि गाँव के कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी अपनी चाल चलता रहता है और अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाता है। तो वही है, अगर आप देखें हमारे हिंद कोई बोलेगा कि इस समय जब पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, नेपाल में ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये बाहर क्यों जा रहे हैं? लेकिन वो दूर की सोचते हैं और उनको पता है कि मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी गवर्नमेंट है, वो इतनी स्टेबल है कि कुछ नहीं हो सकता है और जो मेरे को करना है मैं करूँगा। और इसमें इन्होंने जो तीर मारा है, ये इस्लामिक देशों में जाके उन्होंने जो हमारे घर के अंदर आजकल इतना हो रहा है कि इसने नकाब खींच दिया, उसने वो कर दिया, कोई कहता है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊँगा। ये जो एक इस्लामिक प्रोपेगेंडा और गवर्नमेंट को एंटी इस्लामिक दिखाना, एंटी मुस्लिम दिखाना, उसने दिखा दिया है कि किस तरह से प्रोटोकॉल छोड़ के जॉर्डन के महाराजा आते हैं, उनके बेटे उनको क्राउन प्रिंस जो है पूरा घुमाते हैं। कैसे इथियोपिया में उनको गले लगाया जाता है कि उन्होंने उनकी असेंबली में स्पीच दी है, और कैसे ओमान में भी उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया है। ये गल्फ कंट्रीज 6 हैं, उनमें से 5 ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। तो एक मुस्लिम वर्ल्ड का, जहां जॉर्डन में बोलते हैं जो किंग है वो प्रॉफिट मोहम्मद का 42nd या ऐसा कोई उनका वंशज है। अब वहां पे लोग दैट्स इतना करेक्ट। प्यार दे रहे हैं हिंदुस्तान को, इतना प्यार दे रहे हैं मोदी को और इतना उनको अपना रहे हैं, लेकिन अपने लोग यहीं पे वोट के खातिर और बाकी जो भी चीज आइडियोलॉजी में वो हिंदुस्तान में जो है पूरा बखेड़ा मचा रखा है। तो उनको भी एक बहुत मुंह पे चपाटा मिला है कि भाई साहब, पूरी दुनिया में हमारा देश और हमारे लीडर जो है वो एक्सेप्टेड हैं और वो एक लिंकेज रखते हैं। आप यहाँ पे बिना बात में झूठ मत फैलाइए। हमारे कई लोग बाहर जाते हैं, बोलते हैं हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज आर इन डेंजर, ये है वो है, कुछ करिए, आप इंटरवीन करिए। वो दाल नहीं गलेगी इस विजिट के बाद। दूसरा, जहां तक ये इन देशों का अगर देखना है, जॉर्डन का है, उसको भी पता है वो एक किंग का है। ये सब ऑटोक्रेटिक कंट्रीज है, कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। और अमेरिकन सपोर्ट से वो काफी वहां पे अलग है। तो आजकल हर कंट्री जो अमेरिकन सपोर्ट पे अपना शासन बनाई हुई थी, जो रेजिम, उनको एक लगता है कि अमेरिका ने, आप जैसे मनरो डॉक्ट्रिन बोला था, अमेरिका अपना हाथ खींच रहा है या उसकी वो ताकत बिल्कुल नहीं सही। रही है। तो वो ऑल्टरनेटिवली रीजन में एक स्टेबल पार्टनर ढूंढना चाहते हैं। और हिंदुस्तान जो एक इमर्जिंग पावर है, ट्रस्टेड, ऑनेस्ट और स्टेबल जो ताकत रखता है और ताकत रखेगा, उससे सब संबंध बनाना चाहते हैं। वही जॉर्डन का हाल है। इथोपिया में आ जाइए, वो अभी ब्रिक्स में आया है,
उसके 2 साल की सिविल वॉर खत्म हुई है नॉर्थ में, उसके पास बहुत कर्जा है, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको आगे बढ़ना है। अफ्रीका में वो लैंडलॉक्ड है, उसके पास कोई पोर्ट नहीं है, तो उसको एक मदद चाहिए, जो मोदी जी ने जाके उनको एश्योर करा है, वो खुश है। और इसी से ओआईसी वगैरह में भी जो हमारी पहुंच है वो एक अच्छी तरह से आ जाती है। ओमान, आईमेक की आपने बात की, ओमान अभी तक आईमेक में नहीं है। हम सऊदी अरेबिया और उसकी यूएई की बात करते हैं और वहां से जाता है। इसमें गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो है वो हमें जाना है, और ये एक वल्नरेबिलिटी बन जाती है ईरान और हुतीज की तरफ से। ओमान जो है वो सीधे अरेबियन सी में खुलता है, उसमें कोई गल्फ का वो स्ट्रेट का फर्क नहीं हॉर्मोज का पड़ता, कोई कोई प्रॉब्लम चोक नहीं। पॉइंट नहीं है। तो अगर ओमान के साथ हो जाता है और हमारा फ्री ट्रेड है, मतलब हमारे अगर टैरिफ भी लगते हैं या फिर स्ट्रेट्स बंद हो जाती है, हमारा पूरा सामान वहां पहुंचेगा एट द सेम रेट जो इंडिया में उस पर लागू है, और वहां से आप यूरोपियन मार्केट्स को एक्सेस कीजिए, क्योंकि एफटीए उनके साथ भी हो जाएगा। तो आज की तारीख में जो हमारी प्रायोरिटी है, जो देश की प्रायोरिटी है कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करने हैं, और जो फ्यूचर हमारे ट्रेड लिंकेजेस हैं, चाहे आईएनएसटी तो हमारा है ही है ईरान के थ्रू, और अगर ये आईमेक भी जब दूसरा हो जाता है, और ओमान हमें, ओमान एक बहुत स्टेबल कंट्री है, बहुत अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेटेड है, और वो अरेबियन सी में घूमती है, उसमें आपको किसी भी स्ट्रेट का या कहीं ब्लॉक होने का रिस्क नहीं है। खतरा तो नहीं ये है। बहुत अच्छी चाल रखी है हमने हमारे फ्यूचर के लिए, और ये जो एफटीए आया है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि अभी आपके अप्रैल टू नवंबर के डाटा बता रहे हैं, हमने अच्छा डाइवर्सिफाई किया है। 36% हमारा चाइना के साथ ट्रेड बढ़ा है, और 22% हमारा अमेरिका के अंदर बढ़ गया है, क्योंकि हमारे में ये रेजिलियंस है कि हम थोड़ा बहुत लेके चलेंगे। तो इससे जो होता है बड़े जो पॉलिटिकल उसमें, अमेरिका को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया से साइन नहीं करके और एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के हम इसको रशिया और चाइना की तरफ धक्का दिए जा रहे हैं, और ये तो और ताकतवर होता जा रहा है, और मैं आइसोलेट होता जा रहा हूं, क्योंकि भैया हिंदुस्तान का भी चाहे इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो मैटर करता है, और जो कंजम्पशन हिंदुस्तान का है मिडिल क्लास का, वो और कोई उनको ऑफर नहीं कर सकता फ्यूचर में। तो ये एक जो जो ट्रिप थी, और ये खासकर ओमान का एफटीए, मेरे को लगा इन सब में वो सबसे बड़ा अहम रखता है हमारे लिए। एक, कि हमें यूरोप के मार्केट्स और आईमेक का ऑल्टरनेट रूट मिलता है, और दूसरा हमारे ट्रेड जो फ्यूचर का है उसके लिए हमें अफ्रीका हो चाहे हमें यूरोप हो, दोनों में हमें उसमें फायदा है, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो होगा वो तो होगा ही। जी वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि ओमान के साथ जो सेपा साइन किया है ये है ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर, उसमें कोई शक नहीं है। एक और बहुत स्ट्रेटेजिक चीज हुई है जॉर्डन के अंदर, क्योंकि देखिए हमारे पास हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे फार्मर्स के लिए इस फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में पोटैश, और इसके जो भंडार हैं वो हैं जॉर्डन में। तो आपको डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि चीन के साथ हमारा जो है ना विश्वास तो कोई खास है नहीं, और कोविड के बाद खासकर ये गलवान के बाद चीन ने पोटैश का एक्सपोर्ट्स कम कर दिए थे या बिल्कुल ही बंद कर दिए थे, तो हमको रशिया से लेना पड़ा। अब जॉर्डन भी हमारे पास आया है, तो बहुत सी चीजें यहाँ से खुलती हैं हमारे डाइवर्सिफिकेशन। आपने बिल्कुल सही रखा है अपना ना उंगली, आईमेक, आईमेक के साथ साथ आईएनएसटीसी, इस सब से हमारा जो ट्रेड है वो आगे बढ़ता है, और ट्रेड की वजह से तो दुनिया चलती है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए तीसरे विषय पे चलते हैं, वो है हमारा प्रिय दोस्त रशिया, और रशिया के साथ साथ आ जाता है वो दूसरे जो त्रिकोण के हिस्से हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। एक तरफ देखिए पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ने अपने अपने देशों को एड्रेस किया पिछले 2-3 दिन में ही। पुतिन के एड्रेस में उन्होंने साफ साफ एक तरह से वार्निंग दे दी यूरोप को कि अगर आप हमारी तरफ और बढ़ेंगे तो हम आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। आपने ये डील साइन करनी है, आप साइन करिए, आप नहीं करेंगे तो हम यूक्रेन का हिस्सा तो हम लेके ही रहेंगे जो हमें चाहते हैं, और जरूरत पड़े तो हम और भी ले सकते हैं। और यहीं पे देखिए आप ओडेसा के ऊपर जो है हमले बढ़ गए हैं। अगर ओडेसा कॉरिडोर बन जाता है तो मोल्दोविया, खास करके ट्रांसनिस्ट्रिया जो रशियन है बेसिकली,
वहां के आपके बिल्कुल क्लियर कॉरिडोर मिल जाता है, यूक्रेन बन जाएगा लैंडलॉक्ड। दूसरी तरफ उसने जो न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए कहा है कि भाई न्यूक्लियर डिटरेंस हमारा मेन औजार होगा जिससे हम पीस मेंटेन करेंगे। ओरेस्निक के बारे में कहा कि हम ओरेस्निक को हमने पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि हम जो जमीन डॉनबास की है वो हम वापस नहीं देंगे, बल्कि हम पूरा डॉनबास चाहते हैं। उधर ट्रंप ने कहा अपना एड्रेस, वहां पे तो वो सिर्फ अपना ही है ना ट्रम्पेट बजाता रहा कि देखिए मैंने कितने बड़ी चीजें कर दी, मैंने 8 देशों के साथ पीस ट्रीटी साइन करवा दी, इकोनॉमिक बूम हो रही है अमेरिका में, टैरिफ से हम अमीर बन रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ऑफ कोर्स उन्होंने बाइडेन के ऊपर पूरा का पूरा ढिकरा फोड़ दिया कि भाई उन्होंने हमें खराबी बिल्कुल बर्बरता ये बेकारी दे रखी है। यूरोपियन यूनियन में कोई समझौता नहीं है, आपस में ही कुछ नहीं हो रहा। वो पहले चाहते थे 260 बिलियन डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट पैसा रशियन है यूरोप के अंदर, उसको हम हथिया लें और उससे हम यूक्रेन को सपोर्ट करें। ये बात चली नहीं क्योंकि लीगली ही गलत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम साहब है ना 105 बिलियन डॉलर्स अगले 2 साल में इनको देंगे। मेरकोसुर के ऊपर पैक्ट होना था, वो फ्लॉप हो गया। और उनको साफ साफ बाइडेन ट्रंप ने कह रखा है कि आप अपना पैसा खुद खर्च करें, हमसे ना लें, हम हमारे ऊपर निर्भर ना करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम अपने आप में बढ़ते जाएं, आपका बोझ नहीं उठाएं। आपको क्या लगता है इस सब के बीच में यूक्रेन में कोई पीस डील हो सकती है? अगर होगी तो उसके रूपरेखा क्या होगी? आज ही की तारीख में अमेरिका और रशियन काउंटर पार्ट्स मिलेंगे मायामी में, आपको क्या दिखता है इस पे क्या होगा? देखिए, इसमें जैसे मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, हर टॉक में हम कहते हैं कि अगली बार जब मिलेंगे तो फिर ज़मीनी हालत यूक्रेन के लिए और ख़राब होगी। और ये जितना डिले करता जा रहा है ज़ेलेंस्की, उतना यूक्रेन जो है अपनी बार्गेनिंग पावर खोता जा रहा है। एक तो मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक करा के वो जो ज़मीनी हालात है नहीं बदल सकता है, बल्कि यूक्रेन वॉर ने ये दिखा दिया है कि विक्ट्री जो है या जो जीत है वो अभी भी ज़मीन से ही गिनती की जाती है। आपको जो एंड करेक्ट, ऑफ द डे बिल्कुल आपने सही। चाहे सेंट पीटर्सबर्ग में हो चाहे कहीं हो स्ट्राइक कर दिया हो, लेकिन जो पहले खाता खोलता है वो बोलता है तेरे पास कितनी जमीन है, मेरे पास कितनी जमीन है, वही बूट ऑन द ग्राउंड वाली बात हो गई है। करेक्ट। दूसरा, पुतिन ने अभी बेलारूस में भी अपने जो डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिए हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर का भी जो भाषण आया था वो भी काफी एग्रेसिव था बेलारूस का। और पुतिन ने ये बोला था, जब अमेरिका के लिए एक बात बोली थी, उन्होंने नाटो का रेफरेंस देके बोला था दीज पिग्स। मतलब वो अपनी बात में नेटो और ईयू को कुछ समझते ही नहीं है, वो सीधे यूएस में बात करते हैं और वो नेटो को और यूरोप को साइडलाइन कर रहे हैं अपनी बातों में। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। और जब यूएस में भी बात करते हैं तो वो कहते हैं आई विल डिस्कस विद ट्रम्प ऑन दिस वॉर दैट बाइडेन हैड स्टार्टेड। वही जो ट्रम्प कहते हैं कि ये लड़ाई मेरे को बाइडेन से विरासत में मिली है और ये बेवकूफी का काम था, वही वर्ड्स घूम फिर के पुतिन भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में जो है वो एक समझौता सा है कि जब भी कोई हम बातचीत करेंगे, कल की बातचीत भी जो होगी मियामी में, उसमें यूरोप का कोई हाथ नहीं है। तो एक करेक्ट। एक देश पे लड़ाई हो रही है, उसके जो सपोर्टर हैं उनको बिल्कुल बातचीतों में लाया नहीं जाता है। इससे बड़ी इंसल्ट या इररिलेवेंस किसी एक पावर ब्लॉक के लिए नहीं हो सकती है। और यूरोप और नेटो में खुद में इतनी ताकत नहीं है कि वो जाके यूक्रेन की सपोर्ट कर सके मिलिटरीली। उन्होंने अपने हथियार खत्म कर दिए हैं, अपने एम्यूनिशन खत्म कर दिए हैं। अभी आप मिग 29 दे रहे हो उनको, वो भी कब के, जबकि पुराने। रशिया जो है अपने सब कुछ अपग्रेड करके मिसाइल उन पे मारे जा रहा है। अभी वैसे भी अगर देखा जाए, एयरफोर्स में मैन्ड एयरक्राफ्ट की थोड़ी सी जो अहमियत थी इन पीयर कंपटीशन कम होगी। इट इज द मिसाइल्स जो फायर करेंगे और उनकी रेंज और उनकी काबिलियत से ही दुश्मन पे जो हमले होंगे। जैसे हमने पाकिस्तान के मिसाइल से ही मार मार के जो है प्रिसिशन मिसाइल से उनके हवाई अड्डे डाउन किए थे। तो ये एक चेंज आ रखा है और ये देखना पड़ेगा। तीसरा, अभी जो यूरोप के अंदर भी जो ये 98 बिलियन डॉलर्स का एक पैकेट की बात की थी, उसमें हंगरी, चेक और एक और कंट्री है स्लोवाकिया है, कौन है
वो तीनों ने उसमें ना कंट्रीब्यूट किया है, ना वो उनके सहमति में है कि आप रशिया के अगेंस्ट को जो पैसे दे रहे हो, ये पैसे डूबे हैं, ये कभी वापस, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ये पैसे लोन नहीं है, ये पैसे आपने डुबा दिए, ये वापस कभी नहीं आएंगे। तो यूरोप हाँ, के विक्टर अंदर ओरबान का ये स्टेटमेंट है, करेक्ट। ये फ्रांस, जर्मनी और यूके जो है उनका वही चल रहा है कि वी विल फाइट रशिया टिल द लास्ट यूक्रेनियन अलाइव। यूक्रेनियन। तो हाँ, तो हम तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन इनके जो यूक्रेन को लड़ाते रहेंगे जब तक कि खत्म नहीं। तो जो शुरू की थी लड़ाई कि रशिया को हम सैंक्शन करेंगे, उसके पास इतनी ताकत नहीं है, वो बैठ जाएगा, घुटनों में आ जाएगा, बाद में रशिया के टुकड़े हो जाएंगे और हमारे कॉम्पिटिटर खत्म हो जाएगा, वो पूरी कहानी अभी उल्टी हो गई है। टूटने की कगार पे है नाटो, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। रशिया जो है और पावरफुल होते जा रहा है मिलिटरीली। उन्होंने उसको आइसोलेट करना चाहा सैंक्शंस ने, इंडिया चाइना ने उस सैंक्शंस को माना नहीं है, तो वो इंटरनेशनली रशिया आइसोलेट नहीं हो रखा है, बल्कि उसके और अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, ऑयल उसका भी बिक रहा है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो उनके बिंदु थे अपनी स्ट्रेंथ के, यूएस और नेटो के, वो उनकी कमजोरी बन गई है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे करे क्या। तीसरा जो उनका पपेट ज़ेलेंस्की है, उसको अभी तक अकल नहीं आ रही है कि वो अब मान तो गया है कि मैं करूंगा, लेकिन अपने लैंड से समझौता नहीं करूंगा। जिस लैंड को आप वापस लेने की काबिलियत नहीं रखते हो, और जो यूरोप आपको जिसने लड़ाई में झोंका है वो काबिलियत नहीं रख सकता है, आप क्या अमेरिका से उम्मीद करते हो कि वो अपने सोल्जर्स लाके और अपनी वॉर मशीन लगा के रशिया से लड़ेगा? जबकि ट्रंप और पुतिन की जो बात हो रही है, वो तो अभी से ही रशिया में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। पुतिन करेक्ट। को तो बड़ा क्लियर, ये ट्रम्प को बड़ा क्लियर है, लड़ाई खत्म हो तो मैं यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन के लिए अपनी कंपनीज को लगाऊंगा, और जो फ्रोजन एसेट्स है रशिया के, उनमें से कुछ पैसा उनको दे के अपनी कमाई करूंगा, और रशिया में यूक्रेन के मिनरल्स का तो साइन हो ही गया है, रशिया में भी मैं अपनी जो है ऑयल कंपनीज और इनको जो है लगा लोगों के वहां से भी बिजनेस शुरू करूंगा। तो ये गेम तो क्लोज्ड है। अब जितनी जल्दी यूक्रेन और यूरोप लाइन में आ जाएं वो ठीक है, नहीं तो ये ना तो रशिया झुकने वाला है, ना रशिया को झुकाने की किसी में काबिलियत है, शामिल यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें फायदा अगर हो रहा है तो चीन को हो रहा है, जिसने कि बिल्कुल सही। रशिया को अपने ग्रिप में ले लिया है, और उसकी इकोनॉमिक जो पावर है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये वेस्ट समझता है, लेकिन शायद यूरोप के कुछ देश जो कॉलोनियल हैंगओवर में हैं, वो अभी तक नहीं समझे हैं कि अभी ताकत किसके पास है और उनकी अपनी हालत क्या है। और जिस दिन वो समझ जाएंगे, उस दिन यूक्रेन अपने आप घुटनों पे आके एक पीस ट्रीटी पे साइन करेगा। डॉनबास गया तो गया, अभी उसको ओडेसा बचाना है। नहीं तो जैसे आपने बोला, अगर ओडेसा का पोर्ट भी चला गया तो यूक्रेन लैंडलॉक हो जाएगा और पूरा का पूरा रशिया की दया पे जिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय। देखिए, एक आध और खबरें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाए, बस एज मेंशन कर सकता हूं कि देखिए, यूएस ने सीरिया के ऊपर स्ट्राइक की है, ये क्योंकि 4 उसके सोल्जर्स को मारा गया था। दूसरी तरफ से यूएस ने एक और जहाज कब्जे में ले लिया वेनेजुएला के कोस्ट लाइन पे। आप देखिए, जो है उल्टा हमारे बगल में मुनीर और इमरान खान की जो लड़ाई चल रही है, वो बहनों तक पहुंच गई है। वहां भी ऐसी स्थिति है, तो पता नहीं कल हो सकता है बांग्लादेश, मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान पहले टूटेगा, बांग्लादेश में ज्यादा गदर होने लगा। अब क्या पाकिस्तान फिर से उसी चीज पे आएगा? ये जो सारी बातें हम बात करेंगे अगले हफ्ते। तो अब है, ये थी खबरें, और मेरे सारे दोस्तों जो देख रहे हैं, ये थी खबरें इस हफ्ते तक। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक जय हिंद, जय भारत।